सो क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी, इसके दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज वाले लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ, ओम्स, तो आज पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो ये जो ओम्स लॉ है वो एक साइंटिस्ट ने बनाया था, उन्हीं के नाम से ये। तो इन्होंने क्या किया था कि एक सर्किट बनाया सबसे पहले, ठीक है। उस सर्किट में मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से साइन किस चीज़ के लिए पहले लेक्चर में। तो उन्होंने एक सर्किट बनाया, सिंपल सर्किट, ठीक है। इसमें उन्होंने एक अमीटर को ऐड किया, एक वोल्ट मीटर को ऐड किया, अमीटर और वोल्ट मीटर को इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या था कि आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखा गया, टेम्परेचर इसमें जो रूम टेम्परेचर का लिया गया, कांस्टेंट टेम्परेचर में इसको परफॉर्म किया गया। तो अभी क्या किया इन लोगों ने कि बैटरी कनेक्ट कर दी, फिर यहाँ पर स्विच ऑन किया, यहाँ पे स्विच ऑन किया, करंट फ्लो हुआ, तो वोल्ट मीटर और अमीटर में एक रीडिंग आई, ठीक है। तो वोल्ट मीटर और अमीटर के लोगों ने रीडिंग को नोट कर लिया। सपोज करते हैं कि वोल्ट मीटर आपकी रीडिंग दे रहा था 2 वोल्ट, है 2 वोल्ट, और अमीटर जो आपकी रीडिंग दे रहा था, अमीटर दे रहा था आपका 1 एम्पियर। मानते हैं कि 1 एम्पियर इसने अमीटर ने आपकी रीडिंग दी। फिर इसने क्या किया कि यहाँ पे जो बैटरी है उसको डबल कर दिया, वोल्टेज को थोड़ा बढ़ा दिया। तो वोल्टेज बढ़ाते ही क्या हुआ कि जो आपका वोल्टेज है वो तो डबल हो गया, डबल नहीं कुछ भी हो गया, मतलब एक सर्टेन टाइम बढ़ा दिया गया, तो डबल मान लिया, ये डबल कर दिया। तो जैसे इसने वोल्टेज को यहाँ से डबल किया, रीडिंग आई, ठीक है। तो वहाँ से अपने एमीटर में भी एक फ्लक्स, मतलब थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आई, रीडिंग चेंज हुई। तो एमीटर की भी जो रीडिंग है ना, जस्ट इसकी डबल हो गई, 2 एम्पियर हो गई। फिर इसने क्या किया, फिर से एक और वोल्टेज को बढ़ाया, इसने वोल्टेज को 6 वोल्ट कर दिया, तो अमीटर में आपकी रीडिंग आई 3 एम्पियर। तो इसने ये देखा कि जब भी हम लोग एक वोल्टेज को कुछ टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मल्टीप्लिकेशन आपके अमीटर के साथ भी हो रही है। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल वैसे वैसे अमीटर की रीडिंग, करंट भी बढ़ रहा है। अमीटर करंट रीड करता है तो करंट भी बढ़ रहा है। तो यहाँ से इसने एक डेरिवेशन या फिर एक रिलेशन लेके आया कि जब भी हम लोग किसी भी सर्किट का या फिर किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हैं, तो उसके साथ साथ उसके जो करंट है उसमें, जो सर्किट में या फिर किसी कंडक्टर में जो करंट है वो भी चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है। बढ़ा देंगे तो बढ़ेगा, घटा देंगे तो घट जाएगा। तो यहाँ से इसने एक डेफिनेशन लिख कर आए कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर या सर्किट, कुछ भी लीजिए, या फिर मैं ऐसे करिए बिटवीन 2 पॉइंट्स भी लिख सकता हूँ, या फिर एक कंडक्टर लिख दिया, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कंडक्टर इज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, हम लोग किसी एक चीज़ को, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है कि किसी एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ेगी उसके साथ, उसी रेशियो में। तो यहाँ पे है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, कहाँ पे, अक्रॉस द कंडक्टर। क्या हमने सीखा, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट अक्रॉस द कंडक्टर। तो जो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पर जो ये वोल्टेज जो नापेगा, वोल्टेज जो होगा
वो उसके जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा। और यहीं से इसने एक डेरिवेशन भी लेके आया। और आप देखिए डेरिवेशन कहाँ से लेके आया इसकी, द पोटेंशियल डिफरेंस ये दिया उसने ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन में टू किसके है, करंट के। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का साइन होता है V, वोल्टेज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल में लगा दिया, डायरेक्टली है मतलब इनटू क्या मतलब कुछ अपॉन में नहीं है, सीधा डायरेक्ट पे लिखा जाएगा I। करंट इक्वल्स टू I होता है, मतलब करंट I। तो ये इसका रिलेशन लेकर आया, ठीक है। अब ये जो ये है ना, ये पूरा आपका रूम टेम्परेचर में था। इसमें रूम टेम्परेचर को वैसे हम लोग लेंगे नहीं, बट हम लोग इसमें रेजिस्टेंस को लेंगे, ठीक है। क्योंकि पूरे सर्किट में अगर आप देखो ना तो आपकी वोल्टेज चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें आपका ये है ना करंट, ये चेंज हो रहा है। बैटरीज का तो मतलब सवाल ही नहीं है, तो है ही अपना ऐसे ही है। बट इसमें जो हमने चेंज नहीं किया है और जो कभी चेंज नहीं होगा वो है आपका रेजिस्टेंस। इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है या फिर इस कंडक्टर का जो मतलब इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, ये कभी हमने चेंज नहीं किया, ये कभी चेंज होगा भी नहीं। तो इसका जो कांस्टेंट टर्म क्या आ गया, वो आ गया इसका रेजिस्टेंस। तो जब हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे ना, तो V इक्वल्स टू R आ जाएगा। कांस्टेंट में जैसे K आता था वैसे इसमें R आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यही है, इसकी डेरिवेशन बस इतनी ही है। जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाएंगे तो जैसे कि दूसरे में जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते थे तो वहाँ पर क्या आ जाता था एज अ कांस्टेंट, या फिर जब जैसे ग्रेविटेशन में हटाते थे तो वहाँ पर कैपिटल G आ जाता था एज अ कांस्टेंट। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा R एज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म रहेगी, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास हमें पता चल गया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। तो इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा सम आता है, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, तो पहले तो तुमसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, बता दी। तो मुझे पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा डेफिनेशन पूछी जाती है, तुमसे पूछ लिया जाएगा कि V और I का मतलब क्या रिलेशन है, कैसे इसको ड्राइव किया, R कैसे आया उसमें, ठीक है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। R कांस्टेंट रहता है, तो जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे कांस्टेंट टर्म एज R आ जाएगा। और जो तीसरा जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो 90% आते ही आता है, वो है इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना, V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करना। तो ये देखो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। इसकी मैं आपको इस तरह से बता दूँगा, जैसे ये है। तो जब V और I का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको एक हिस्सा V का ले लेना है, एक हिस्सा ले लेना I का करंट, ठीक है। V और I का ले लिया। अब जिसकी अगर मैं इस टेबल को देखूं तो उसको टेबल को देखते हुए भी कर सकता हूँ, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो वैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बीच का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, यहाँ से ये मैच किया, दूसरा यहाँ से ये मैच किया, दूसरा यहाँ से। तो इसका जो ग्राफ है ना, ये इस तरह से आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगा। थोड़ी लाइन यहाँ हो गई है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपका ग्राफ आ जाएगा इस तरह से। अब अगर किसी ने पूछ लिया कि सर इसका आप बताइए, इसका इस क्वेश्चन में आगे ग्राफ क्या क्या है, तो ये तो आपको बता दिए टेबल के फॉर्म में जो मुझे डाटा दिया गया था। अब मैं बताऊंगा आपको ग्राफिकल मेथड, मतलब जिस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, तो उसमें भी आपको बिल्कुल ऐसे करना है। ऐसे एक V और एक I, और इसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। मतलब अगर आपको ये डाटा कुछ दिया नहीं गया, VI के बीच में ग्राफ पूछा है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। और यहाँ पर लिखना है दिस लाइन रिप्रेजेंट R विच इज़ कांस्टेंट। ये लाइन कॉन्स्टेंटली इस तरह से मूव करती रहेगी टिल इन्फिनिटी। अगर ये मतलब ये समझ लीजिए इन्फिनिटी तक जा रही है तीनों चीज़ें, ठीक है। जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी बिल्कुल वैसे वैसे इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, और
ये भी आपकी कॉन्स्टेंटली जाती रहेगी। तो ये है आपका, ये इन्फिनिटी का ग्राफ है। तो ये है आपका वी आई का ग्राफ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही है। और फर्स्ट टर्म में आएगा आपका, और फाइनल में तो आते ही आता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, क्लास 12th में भी आएगा इसके ऊपर। तो अब बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है रेजिस्टेंस। तो इसके नाम पे ही आपको पता चल जाएगा रेजिस्टेंस। इसके आगे की जो शब्द है ना, ये रेजिस्ट। रेजिस्ट मतलब अपोज करना, रेजिस्ट मतलब अपोज करना। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है, मेटल टू मेटल डिफर करती है। एक मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करती है, ठीक है। ये फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करती है। इसमें किसी ने करंट पास किया, तो अगर समझ लीजिए कि 100 एम्पियर से करंट पास किया, और आपको रेजिस्टेंस की वजह से 99 एम्पियर 98 एम्पियर्स आपको शो होंगे एमीटर में। तो 100 एम्पियर आपने पास किया, बट रेजिस्टेंस की वजह से वो आपको टोटल शो नहीं होंगे। तो 99 या 98, 97 उतने शो होंगे इसमें। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? तो सबसे पहले तो हम उसका कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे कि है क्या। डेफिनेशन बनाकर सीधा तरीका है, इसमें लिखने पहले रेजिस्टेंस क्या है? इज अ metallic property रेजिस्टेंस इज अ metallic property, ठीक है। क्या करता है ये? इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। क्या करता है? इट अपोज की जगह आप रेजिस्ट लिखोगे ना, तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगा और आपको याद भी रहेगा। रेजिस्टेंस का रेजिस्ट से आपको याद रहेगा, तो इसमें लिखेंगे रेजिस्ट। रेजिस्ट क्या करता है? इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। और आप एक सर्किट भी कह सकते हो, इन अ सर्किट। तो रेजिस्टेंस एक डिवाइस भी होती है। ये जो डिवाइस है, ये अलग अलग डिवाइसेस में, मतलब छोटा सा इक्विपमेंट होता है। डिवाइस की जगह मैं इसको एक इक्विपमेंट बोलूँगा। और ये अलग अलग डिवाइसेस में लगाई जाती है, जिससे जितना वोल्टेज चाहिए उतना ही हमको मिले। इसके हमें मिल रहा है 12 वोल्ट, बट हमें चाहिए 10। तो हम लोग रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे, जिससे हम लोग उस 2 वोल्टेज को हटा सके। और ये रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, हीट के फॉर्म में या फिर किसी दूसरे फॉर्म में रिलीज़ कर देता है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, तो ये हम लोग कर रहे हैं कांस्टेंट रूम टेम्परेचर में, जिसमें हम लोग ने ओम्स लॉ को भी ड्राइव किया था। तो जो हमारे रेजिस्टेंस है ना, इसका डायरेक्ट मतलब सीधा रिलेशन है ओम्स लॉ के साथ, क्योंकि वहीं से लिख रहा है। तो अब देखिए कि कितना ज़्यादा रिलेशन है इसका। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसकी रेजिस्टेंस है, हम लोगों ने ड्राइव किया था ओम्स लॉ से। जो ओम्स लॉ हमसे कहता है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I के। ये कहाँ से आया था हमारा? ओम्स लॉ से। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है। तो जब हम लोगों ने इसको हटाया था, तो आप याद करिए कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था, एक कांस्टेंट आया था, वो था R रेजिस्टेंस, और आया था I V इक्वल्स टू RI या फिर V इक्वल्स टू IR, कुछ भी आप लिखिए, आपको जो सूट करे, ठीक है। तो अब यहीं से हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। I को V के नीचे भेज देना, तो आएगा R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो जिन भी क्वेश्चन में आपको दिया जाए कि वोल्टेज आपको दे दिया गया है, करंट आपको दे दिया जाए, और पूछा गया है कि रेजिस्टेंस क्या है, तो
मैं आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है रेजिस्टेंस को ड्राइव करने के लिए। अब इसकी जो SI यूनिट होती है, जैसे मैंने बोला इसका ओम्स लॉ के साथ बहुत ही गहरा रिलेशन है क्योंकि इसकी जो SI यूनिट है ये ओम है, OHM, ओम। इसकी SI यूनिट को कहते हैं ओम। कहाँ से आई? ओम्स लॉ से। रेजिस्टेंस कहाँ से आई? ओम्स लॉ से। SI यूनिट क्या है? ओम। ज़्यादा शब्द नहीं है याद करने के लिए, बस इतनी ही है। ओम को हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रीक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ओमेगा। ओम को हम लोग एक ग्रीक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको कहते हैं ओमेगा। ये है, काफ़ी जगह ये वर्ड यूज़ होता है ओमेगा, काफ़ी ज़्यादा जगह पे यूज़ होता है, वाइडली यूज़ होता है। तो ओम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो जो इसका जो सिंबल है, रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो है आपका ये सही यूनिट आप बोलते हो, वो है आपकी ओम, रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो जब भी कोई सवाल दिया जाए जिसकी उसमें पूछा गया कि आपके पास 2 वोल्ट, आपके सर्किट में 2 वोल्टेज कर रहे हैं, वो वोल्टेज है, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 2 वोल्ट है और करंट आपके पास कितना है, 4 ले लीजिए, 4 एम्पियर के पास आपके पास करंट है। ये पूछ दिया है, आपसे पूछा है रेजिस्टेंस बताइए, रेजिस्टेंस क्या है, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा दीजिए, R इक्वल्स टू वोल्टेज कितना है 2, करंट कितना है अपॉन 4, यहाँ से काटिए 1/2, 1/2 को लिखेंगे 0.5। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप छोड़ोगे सवाल तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर अगर छोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये ओमेगा का साइन भी लगाना पड़ेगा, ओम का साइन भी लगाना पड़ेगा। OHM लिखोगे तब भी मतलब ज़्यादा ज़्यादा माना नहीं जाएगा, बट अगर आप ये साइन लगाते हो, ये आप कैसे भी बना दीजिए, इसकी इस तरह से ही बना दीजिए, एग्जैक्ट ना बनाओ, कैसे भी बना दो, इस तरह का एक साइन आपको लगाना है, ठीक है। मतलब आर जैसा होता है ना, R स्मॉल r, तो वैसा एक साइन आपको लगा देना, तब जाके आपका ये कंप्लीट आंसर माना जाएगा। तो रेजिस्टेंस हमसे याद रखिए यही है, और जो रेजिस्टेंस ही काफ़ी जगह पे भी यूज़ होता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। वीडियो चालू है, ठीक, स्टार्ट। तो अगला टॉपिक है फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना आपकी, ये जो चीज़ है ये पूरी बेस होगी, समझ लीजिए ये कंडक्टर है, यूनिफॉर्म लेंथ का कंडक्टर है, उसके ऊपर है, ठीक है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है जिसके ऊपर फैक्टर है, जिसके ऊपर रेजिस्टेंस अपना डिपेंड करता है, सबसे पहला फैक्टर तो वो है अपना लेंथ। क्या है? लेंथ, ठीक है। तो लेंथ के ऊपर सर कैसे डिपेंड करता है ये पूछोगे, देखो लेंथ का बहुत ही सिंपल है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ की लेंथ बढ़ा देते हैं ना, जब भी हम किसी चीज़ की लेंथ बढ़ा देते हैं, जैसे किसी कंडक्टर के हमने खींच के लेंथ बढ़ा दी, उसको मोल्डेड कंडक्टर है, खींच के हमने उसकी लेंथ बढ़ा दी, तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा ना वो भी बढ़ेगा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इसका यही है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, जो लेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब जो दूसरा है बोलते हैं अपना एरिया, एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया कौन सी, कौन सा एरिया आप बात कर रहे हो, सरफेस एरिया, इलेक्ट्रोड, तो देखिए इसकी अपना ये वायर है, ठीक है,
ये अपना एक वायर है इन्फिनिटी लेंथ तक है, तो उसका लेंथ तो हमने इन्फिनिटी मान लिया, अभी उसके बाद नहीं करेंगे। अब एरिया क्या है, तो उसका जो ये वाला एरिया है ना, सर्कल वाला, हाँ ये, तो ये वाला जो एरिया है ये यही है वो एरिया, मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो एरिया है इसका। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या दिया जाता है, इसमें हम लोग को आर मतलब रेडियस दे दी जाती है, और पूछते हैं लेंथ दे दी जाती है, रेजिस्टिविटी दे दी जाती है, और पूछते हैं कि आर क्या है, तो उसको भी हम बताएंगे कैसे फाइंड करते हैं। तो ये आप ये देखिए, ये वाला जो एरिया है ना, ये डिपेंड करता है आर के साथ। अब कैसे डिपेंड करता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के साथ। एरिया को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो एरिया कम होगा। और इसको देखिए क्या करते हैं हम लोग, जो मोटाई समझ लीजिए, वायर की मोटाई बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस उसका कम हो रहा है, मोटाई घटा रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इस तरह से। पर हम लोग इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। हम लोग ए को नीचे लिखेंगे, आर को अपनी जगह पे। तो आपने ये देखिए, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एक और होता है रेजिस्टिविटी, बट उसमें क्या है कि जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है वो एक और टाइप की मेटल की प्रॉपर्टी है, ये समझ लीजिए कि मेटल का इंटरनल रेजिस्टेंस ही है। वो नहीं था मिलाना, तो मेटल की एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अब इसमें क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, लिख देंगे रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी मेटल की खुद की ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हाँ, मेटल को चेंज कर दिया जाए तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, ये चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और जैसे हम लोग लेंथ को हम लोग एल बोल रहे हैं, एरिया को ए बोल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही रेजिस्टिविटी को हम लोग रो बोलते हैं, रेजिस्टिविटी को हम लोग रो बोलते हैं। और इसमें एक और बात है कि जो रेजिस्टिविटी होती है, जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी होगा। तो ये क्या हो गया, ये जो चीज़ है आपकी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आती है। वैसे होता ये कांस्टेंट है, बट मैं ये कह रहा कि अगर आपने कंडक्टर को चेंज कर दिया, ठीक है, इसके दूसरा कुछ ले आए, तो उसके साथ ये डायरेक्टली समझ लीजिए, डायरेक्टली जितना ज़्यादा आप ये बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा ये भी बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी। और जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है वो होती है वुड की। सबसे कम अगर पूछा जाए तो आपका आता है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। प्लेटिनम की सबसे कम होती है, उसके बाद गोल्ड, उससे ज़्यादा सिल्वर की, उसके बाद आता है हमारा कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, जिंक, टिन, ये सब कुछ आते हैं। लास्ट में आता है अपना आयरन, और जो टंगस्टन होते हैं और अलॉयज होते हैं वो आते हैं सेमीकंडक्टर में आते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी मीडियम होती है, ना कम ना ज़्यादा। तो यहाँ तक आ गया। अब देखिए इसका एक है ना बहुत ही फेमस डेरिवेशन भी है और बहुत ज़्यादा फेमस फार्मूला भी है। ये जो अभी फार्मूला बताऊँगा ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब ये देखिए, एल के हुए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए के हुए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको हटाइए, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो आर हमारा है, जो आर हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए में है। तो हम लोग एक साथ इसको ये भी लिख सकते हैं। अब जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे ना, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, अब देखिए मैं है ना एक सिर्फ एक कंडक्टर ले रहा हूँ, उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। जब मैं एक ही कंडक्टर लूँगा जिसके मैंने कॉपर का वायर ले लिया, एक कंडक्टर है, तो ये जो रो है ना आपकी, ये कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कांस्टेंट का पता लगेगा, कांस्टेंट हो जाएगी ये, ठीक है। तो जैसे हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इसको टू लगाते हैं तो यहाँ पे आएगा रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा यूज़
होने वाला फॉर्मूला है, इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, मन में बिठा लीजिए। ये बहुत से क्वेश्चंस में आता है। और ये देखिए, ये आपका जो रो है ना, ये डेंसिटी नहीं है, ये आपका रेजिस्टिविटी दिया जाएगा क्वेश्चन। एल आपको देखो इस तरह से पूछा जाएगा कि आपको एक वायर दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि कॉपर का वायर है, कॉपर की रेजिस्टिविटी आपको बता दी जाएगी, कॉपर की लेंथ बता दी जाएगी, कॉपर वायर की लेंथ और कॉपर वायर का एरिया आपको बता दिया जाएगा, या फिर आपको उसकी रेडियस दे दी जाएगी, आपको एरिया फाइंड करना होगा। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस क्या है। इस केस में आपको ना वोल्टेज दिया गया है ना करंट दिया गया है अक्रॉस द कंडक्टर, आपको बस ये चीज़ लेंथ और एरिया दिया जाएगा या फिर रेडियस दिया जाएगा, लेंथ और रेडियस, और आपको बताना होगा कि रेजिस्टेंस क्या। उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। पहले आप अगर रेडियस दी गई तो पहले आप एरिया फाइंड करोगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दो। और इस फॉर्मूले में एक और चीज़, जिसकी जो हमारा ये जो चीज़ है ना रेजिस्टेंस, इसका सिंबल है आपका ओम, ओमेगा, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग ओम्स लॉ से लेके आए हैं। जो ये है ना, इसका सिंबल है ओमेगा, ओम्स लॉ से लेके आया। और ये ओमेगा सिंबल है, ये ग्रीक वर्ड है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम्स, इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम्स। ये कैसे याद रखना है, ये रेजिस्टेंस कहाँ से निकला है, ओम्स लॉ से, उसकी ऐसी यूनिट क्या है, ओम। ओमेगा का एक सिंबल होता है, ये आपका ये सिंबल है। अब लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, मीटर्स में लिखते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में, वायर हमारा मीटर्स में आता है, तो एरिया भी हम लोग मीटर स्क्वायर के हिसाब से निकालेंगे। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछ दिया जाए कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, तो आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हो। इसको आप इस तरह से लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रो इक्वल्स टू क्या आएगा, आर रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ से आप अगर आप काटा पीटी करोगे, सब करोगे, इसकी एम स्क्वायर है तो वहाँ से आएगा एम, और यहाँ का आर है तो यहाँ का आएगा ओमेगा, ओम, ओम कह सकते हो, ओमेगा कुछ भी कह सकते हो। तो फाइनली इसकी जो ऐसा यूनिट निकल के आएगी रेजिस्टिविटी की, वो आएगी ओम्स मीटर। ऐसा यूनिट आपको सबकी याद करके रखनी है। जब भी सवाल है जिसकी रेजिस्टेंस निकाला, तो जब तक अगर आप ओम का साइन नहीं लगाओगे ना, क्वेश्चन वैलिड नहीं माना जाएगा, क्वेश्चन को काट दिया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जब रेजिस्टिविटी का सवाल है तो आपको ओम्स मीटर को लगाना ही लगाना है। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।